तो हमें लग रहा है लगभग लोग आ चुके हैं क्लास हाँ में। सर, लगभग आ गया। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और अगर बीच में समय बाध्यता के कारण इसमें कुछ बाधा आएगी तो हम लोग दोबारा मीटिंग रिज्यूम करेंगे इसी लिंक पे। आज हम लोग जिस बिंदु पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, मेरी आवाज साफ आ रही है ना सभी को? हेलो हाँ सर, आवाज साफ आ रही है आपकी। दिवाकर जी। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हम लोग बाकी जितने भी अभ्यर्थी हों, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो कृपया बोलकर बता दें कि सभी को आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ ये तो सर थोड़ी सी कट रही है आपकी आवाज। हेलो हाँ सर, आपको हम लोगों की आवाज अगर आ रही हो तो अवनीश कह रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है और अखिलेश को आवाज आ रही है। जी जी। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक। हेलो। हाँ, अवनीश, एम आई राइट? यस सर। ओके। हाँ, सभी को मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? यस अवनीश। सर, अब सुनाई दे रही है। यस सर, अब आ रही है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम वॉइस में हो तो मुझे टोक सकता है उस समय, क्योंकि आप लोग टोकोगे तभी मुझे पता चलेगा कि, क्योंकि आभासी दुनिया में यही एक बड़ी समस्या है। ठीक है, ओके अब मैं ओके। लेक्चर स्टार्ट करूं। जी बिल्कुल। आज आज हम लोग आपके यूनिट 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट 2 ह्यूमन राइट पर परिचर्चा करेंगे। ह्यूमन राइट जैसा ही बोलने में समझ में आता है, मानवाधिकार। मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सी विस्तृत रूप में परिचर्चा करने से पूर्व हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब से पृथ्वी सनातन परंपरा में अस्तित्व में आई, तब से पृथ्वी में संघर्ष और शांति का अंगीकार चलता रहा, और आगे भी आने वाले दशा और दिशा में संघर्ष और शांति का यह अंगीकार या संघर्ष का द्वंद्व चलता रहेगा। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जॉन जैक्स रूसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ने शोषण से हुए जनसाधारण जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की थी। वास्तव में अनेक सामाजिक विचारकों, राजनीतिक आंदोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों की मुक्त कराने में संघर्षरत रहे हैं जिनमें वह जकड़ा रहा है। उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं जिन्हें रूसो स्वाभाविक, अभिन्न, अविभाज्य समझते थे। अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को कतिपय सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं को ही अधिकार कहकर परिलक्षित किया गया। अगर मानव अधिकार की परिभाषा साधारण शब्दों में व्यक्त की जाए तो मानव अधिकार क्या है? मानव को स्वतंत्र, पारदर्शी और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ही मानवाधिकार के दायरे में आता है। मूल अधिकार अनेक रूपों में विभिन्न स्तर पर व्यक्ति विशेष व समाज को प्रभावित करते हैं। समाज में फैली कुरीतियां जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बच्चों का अवैध व्यापार, बच्चों की गुमशुदगी की बढ़ती घटनाएं, बच्चों का शारीरिक शोषण, यौन हिंसा, बाल विवाह आदि अनेकों ही ऐसी समस्याएं हैं जो मानवाधिकार का हनन करती अनादिकाल से चली आ रही हैं।
मानवाधिकार की परिभाषाओं के संदर्भ में अगर थोड़ी परिचर्चा करें तो हम पाते हैं कि मनुष्य को प्राचीन काल से ही दंड देने के लिए सर आपकी आवाज चली गई है, शायद नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? राज, अवनीश? यस सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है बट राम सर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हमें ख्याल से राम सर अभी ऑफलाइन हो गए। वो कुछ उनका नेटवर्क में इशू आ रहा है, वो जो सिंबल बन के आता है नेटवर्क का, वो उनका रेड यस हो सर। रहा था लगातार। ओके। गड़बड़ है। मानव अधिकार की परिभाषाओं पर हम लोग परिचर्चा कर रहे थे। तो मानव अधिकार की बात करने वाला जो प्रथम घोषणा पत्र है, जो इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से दर्ज है, इससे मानवाधिकार की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन ने स्वयं के विरुद्ध छिड़े एक आंदोलन के बाद लागू किया था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों ने सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित होकर मानवाधिकार के लिए आवाज उठाई। 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में मानवाधिकार को सम्मिलित किया गया। मानवाधिकार की स्वीकारोक्ति मिल जाने के बाद मानव अधिकार आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। विश्व भर में जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर शोषण की तमाम सारी घटनाएं दृष्टिगत होती हैं। मानव अधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता जिसका सभी आम जनमानस को अधिकार है। इसमें जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, कानून की दृष्टि में बिना किसी भेदभाव के सभी को एक सा अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मसले शामिल हैं। अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण है। थॉमस पेन द्वारा लिखित पुस्तक राइट्स ऑफ मैन में यह दिखाई पड़ता है कि मानवाधिकार, ये जो पुस्तक लिखी गई है राइट्स ऑफ मैन, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मानवाधिकार पर एक सबसे सशक्त दस्तावेज है जिसका 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। विश्व के कई देशों ने तो मानवाधिकार जैसे सुधार को लागू करने में इस पुस्तक के मूल तत्व को प्रमुख आधार बनाया है। अब बहुत सारे आथरों ने भी मानव अधिकारों के संदर्भ में परिचर्चा की है, तो उसमें प्रमुख है आर.जे. बीसेंट। उन्होंने कहा है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। फिर प्रमुख संविधान विशेषज्ञ डी.डी. वसु ने कहा है, मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। पुरुषों और स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा के लिए प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के विषय में अधिकारों से सुसज्जित किया है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, इसमें 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं जिसकी परिचर्चा मैं वर्तमान में करना चाहूँगा। चार्टर का अनुच्छेद 62, इसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद
मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान बढ़ाने और अनुपालन के लिए सिफारिश करता है। चार्टर का जो अनुच्छेद 68 है, उसमें ये कहा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकारों की वृद्धि की रूपरेखा बनाते हुए ऐसे आयोगों के गठन का निर्देश देता है जिसे वह मानव अधिकारों के दायित्वों के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझता हो। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मानवाधिकार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के दौरान अपने भाषण में जो उद्गार व्यक्त किए थे, अत्यंत ही उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं की प्राप्ति एवं प्रेक्षण के लिए समर्पित है। जब तक हम सभी पुरुष और महिलाओं के लिए हर जगह मूल वंश, भाषा अथवा धर्म पर बिना ध्यान दिए इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा की प्राप्ति असंभव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भावना में पूरी तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान पर बल दिया गया है। लेकिन जब नाभिकीय युग आया और उसके बाद किसी भी प्रकार का बड़ा युद्ध विश्व पटल पर दृष्टिगत नहीं होता है। नाभिकीय युद्ध आने के बाद कहा जाता है कि शीत युद्ध शुरू हुआ है, जो वर्तमान तक चल रहा है। वर्तमान में भी शीत युद्ध चल रहा है। छोटे छोटे युद्ध तो विश्व के कोने में हर जगह दृष्टिगत होते हैं, लेकिन जो बड़ा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी बड़ा युद्ध विश्व पटल पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो किंतु शीत युद्ध काल में मानव अधिकार की गरिमा को अनदेखा किया गया है। ये कहा अमेरिकी दार्शनिक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन रॉल्स ने कहा है कि सामाजिक न्याय का वो प्रबल समर्थक है। वह इसी को न्याय का प्रमुख आधार मानता है। उसने मुख्यतः न्याय के 2 सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान की थी। पहला था न्याय के प्रथम सिद्धांत, जो पहला था वह था कि सभी को समान रूप से अवसर की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो उदार लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा उसका कथन था कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को इस रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे समाज में हीनतम स्थिति वाले लोगों के अधिकतम हितों का पोषण हो सके। पामर और पार्किंस ने इस संदर्भ में कहा है कि विश्व के कुछ ही भागों में मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रता वास्तव में सुरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमें दृष्टिगत होता है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 14 अगस्त 1948 को जारी घोषणा पत्र में विश्व में शांति की स्थापना के लिए आश्वासन तो दिया ही, साथ ही देशों में सभी मनुष्य भय तथा अभाव रहित जीवन का निर्वाह करें, इसके लिए भी वकालत का घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मूलभूत मानव अधिकार पर बार बार जोर दिया गया है। चार्टर ने मानव अधिकारों की अवधारणा का सार्वभौमिक तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देशिका में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संयुक्त राष्ट्र संघ लोगों के मूल अधिकारों के प्रति मानव गरिमा और महत्व के प्रति पुरुषों तथा स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। सन 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी कहा गया, जारी किया गया। इसे सार्वभौमिक मान्यता और सम्मान मिले। सार्वभौमिक घोषणा के बाद मानव अधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ाने के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समझौते किए गए। इन समझौतों का अध्ययन, जब हम मानव अधिकार के बारे में अध्ययन करते हैं तो इनका अध्ययन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इनका उल्लेख है। पहला जो समझौता हुआ था, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं।
पहला समझौता हुआ था नरसंहार को रोकने और दंड देने से संबंधित समझौता 1948 में हुआ था। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948 के नाम से जाना गया। दूसरा था कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ वुमेन 1952, महिलाओं के अधिकार पर समझौता। तीसरा था कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, इसको नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर समझौता कहा गया। चौथा था कन्वेंशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर राइट 1966, इसको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता कहा गया। पांचवा जो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, यस सर, हाँ सर, आ रही है सर। आ रही है। पांचवा जो था वो ऑप्शन प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड प्रोटोकॉल राइट 1966 था। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का ऐच्छिक प्रोटोकॉल कहलाया। छठा जो था वो युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों पर समझौता था। इसे कन्वेंशन ऑन क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी 1968 के नाम से जाना गया। सातवां जो लास्ट था वो था कन्वेंशन ऑन सुपरविशन एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स ऑन एपिहेड, रंग भेद को रोकने और दंड देने से संबंधित समझौते। ये सभी समझौते संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्राविधानित किए गए। वैश्विक स्तर पर मानव हित और अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन समय समय पर होते रहे। पहला जो सम्मेलन दृष्टिगत होता है, इसमें दो विशेष सम्मेलनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। वे थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट 1968, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन 1968। दूसरा था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट 1993, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन। इन सभी सम्मेलनों में बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के प्रयास पर जोर दिया गया। लोकतंत्र, विकास एवं मानव अधिकारों के अतिक्रमण के उपचार की व्यवस्था के अतिरिक्त मानव अधिकारों के समन्वय में वृद्धि एवं सम्मेलन इन सभी सम्मेलनों का प्रमुख लक्ष्य रहा। इसी समय मानव अधिकार परिषद भी अस्तित्व में आई। 16 जून 2006 से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपना कामकाज करना बंद कर दिया। इस आयोग का स्थान अब मानव अधिकार परिषद ने ले लिया है। इस संबंध में 17 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं और यह सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन है, जबकि मानवाधिकार आयोग का संचालन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रारंभ में अधीन था। नई गठित होने वाली 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 13 सीटें एशियाई राष्ट्रों के लिए हैं, 13 सीटें अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए हैं और पश्चिमी समूह के लिए 7 सीटें हैं तथा लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई देशों के लिए 8 सीटें हैं। परिषद के लिए प्रथम चुनाव में 191 सदस्यीय महासभा में 9 मई 2006 को 2006 को प्रमुख प्रावधान किए गए। और उसमें संपन्न हुई। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का रखा गया तथा प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य अपना यह कार्यकाल पूरा करते हैं। 2006 में गठित किए जाने के कारण पहले व दूसरे वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले देशों को
जो चिन्हांकन होता है, मतलब एग्जिट और एंट्री करी जाती है, वो लॉटरी के द्वारा किया गया था उस समय। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 मई 2007 को चुनाव करवाया और उसमें एग्जिट करने वाले राष्ट्रों के स्थान पर नए सदस्य चुने, जिसमें भारत को शामिल किया गया। 192 सदस्यीय महासभा में भारत को 185 मत उस समय मिले थे। एशियाई समूह से इंडोनेशिया, फिलीपींस व कतर मानवाधिकार परिषद हेतु निर्वाचित हुए थे। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलनों की अगर हम परिचर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया। इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन तेहरान में आयोजित किया गया था। मानवाधिकार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसी समय, जिसमें एक कार्यक्रम और एक मुख्य घोषणा का अनुमोदन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार सम्मेलन था। यह सम्मेलन 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 170 से अधिक देशों, 841 गैर सरकारी संगठनों और बड़ी संख्या में विशेष रूप से आमंत्रित लोगों तथा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया था। वियना घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आह्वान किया गया था कि आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिए आवश्यक उपाय तत्काल किए जाएं। आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के बीच विश्व पटल पर तमाम सारे संबंध परिलक्षित होते हैं। राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है। इसमें रंग भेद और जाति भेदभाव के चिरकालिक अवशेषों की भी निंदा की गई। अंततः वियना सम्मेलन की घोषणा में इस बिंदु पर प्रकाश डाला गया कि लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार पर समन्वय विकास को बुनियादी या मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसका बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्यों का दायित्व है। अभी वर्तमान परिवेश में जितनी भी हमने परिचर्चा की वह संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में की कि संयुक्त राष्ट्र क्या मानवाधिकारों को संरक्षण में क्या भूमिका अब तक उसकी रही है और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आगे वह क्या करना चाह रहा है। अब हम वर्तमान परिवेश में भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहेंगे कि भारत में मानवाधिकारों की परिचर्चा किस तरीके से की जा रही है। प्राचीन ग्रंथों सहित सम्राट अशोक, हमारे यहाँ महान शासक सम्राट अशोक की परिचर्चा, जब भी महान शासकों की परिचर्चा होती तो सम्राट अशोक के आदेशों की, शासनादेशों की चर्चा जरूर की जाती है। तो उनके आदेश पत्रों का जब अवलोकन होता है तो अनेक ऐसी अवधारणाएं परिलक्षित होती हैं जिसे मानवाधिकार के रूप में गौरव प्राप्त है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया है, किंतु भारत में 28 दिसंबर 1993 से मानवाधिकार कानून लागू किया गया। 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने अपने यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCHR भी कहते हैं। भारत के मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य जो था, भारत के शासन के परिप्रेक्ष्य में था कि नौकरशाही पर रोक लगाना, मानवाधिकारों के हनन को रोकना, लोक सेवकों द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना। भारत में मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के दृष्टिकोण से मौलिक अधिकारों की प्रतिष्ठा
बनाते हुए गरिमापूर्ण जीवन के जीने की गारंटी दी गई है। मानवाधिकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका हनन राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त धार्मिक मुद्दों पर भी 150 देशों का अध्ययन में दक्षिण एशियाई देशों सहित 141 देशों पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप अभी तक पाया गया है। विषय जो सभी सामाजिक विषयों में सबसे ज्यादा गंभीर है। वास्तव में मानव समाज में मौजूद समस्याओं का निराकरण करना ही मानवाधिकार की संकल्पना का लक्ष्य है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वर्षों बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया। इस वर्ष का आयोजन तेहरान में किया। अभी हम लोगों ने परिचर्चा की। अब हम लोग परिचर्चा करते हैं कि जो अन्य मानक हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के दृष्टिकोण में वो क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की रक्षा के बारे में कई अन्य मानक और नियम स्वीकार किए हैं। वे घोषणाएं, आचार संहिताएं, सिद्धांत आदि संधियां नहीं हैं जिन पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि इनका बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि सदस्य देशों ने पूरी सावधानी से तैयार करने के बाद इन्हें स्वीकार किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है धर्म और विश्वास पर आधारित हर प्रकार के असंयम और भेदभाव की समाप्ति की घोषणा सन 1991 में हुआ है। में सभी को सोचने और किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया गया है, और यह भी अधिकार दिया गया है कि धर्म या अन्य विश्वासों के नाम पर उनसे कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी जो 1986 में एक मानक स्थापित हुआ कि विकास के अधिकार के बारे में घोषणा हुई। इसमें कहा गया है कि अधिकारों को मूल अधिकार या मानवाधिकार माना गया है तथा हर व्यक्ति और सभी देशों को इसमें शामिल होने, अपना योगदान करने और सभी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का लाभ पाने का अधिकार है, जिनमें सभी मानवाधिकार और मूल अधिकार पूरी तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि विकास के समान अवसर पाना देशों और व्यक्तियों का अधिकार है। तीसरा जो दृष्टिगत होता है 1992 में राष्ट्रीय, नस्ली, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा। इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष परिचर्चा की गई है, क्योंकि मानवाधिकार के हनन की बात जब आती है तो उसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र विश्व पटल पर हो या भारत के पटल पर, विशेष रूप से मानवाधिकार हनन की जब परिचर्चा होती है या आवाजें दिखाई पड़ती हैं तो उसमें अल्पसंख्यकों की भूमिका प्रमुख रूप से उभार के बताई जाती है। तो उस संदर्भ में 1992 में उनके मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो व्यवस्था हुई वो ही अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति अपनाने, अपना धर्म मानने और धार्मिक कृत्य करने, अपनी भाषा का प्रयोग करने, अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश में लौटने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस घोषणा में संबद्ध देशों से इन अधिकारों की रक्षा करने, इन्हें बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया है। तीसरा जो मानक था 1998 में हुआ मानवाधिकार प्रतिरक्षकों के बारे में घोषणा। इसमें विश्व भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मान्यता दी गई। जब विश्व पटल पर बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हैं जो स्वतंत्र रूप से मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवाज अलग अलग एनजीओ के रूप में भी उठाते रहे हैं, तो उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी संरक्षण देने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने व्यवस्था की। उसमें उसने कहा कि विश्व भर के जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मान्यता दी। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज चली गई थी और वीडियो भी चला गया है।
आया? हाँ, अभी ठीक है, अभी आ रहा है। तो 1998 में जो ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत कार्य करने वाले स्वच्छंद एनजीओ थे, उनके कार्यकर्ताओं को भी संरक्षण देने का प्राविधान किया गया। विश्व के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मान्यता दी गई और उसमें कहा गया कि उनके कार्यों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान कराया जाएगा। इसमें सभी को व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों के संरक्षण का भी उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के मानवाधिकार के संरक्षण, प्रोत्साहन तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शांतिपूर्ण गतिविधियां चलाने के प्रयास सम्मिलित हैं। सरकारों और मानवाधिकार आदि के दबाव से प्रदान किया है। कैदियों के प्रति व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम 1957, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत 1985, किसी भी तरह के हिरासत, नजरबंदी अथवा कैद के दौरान सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का सिद्धांत बनाया गया मानवाधिकार संरक्षण के लिए, इसे 1988, और सभी व्यक्तियों को जबरन अपने लापता होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो घोषणा हुई 1992 के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन, इस बारे में भी थोड़ी परिचर्चा हो जाए। 30 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया। मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद गठित करने का पश्चिमी देश अपने जीत मान रहे हैं, लेकिन यह अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों, विकासशील देशों के बीच समझौते के कारण हुआ। पश्चिमी देश उच्चायुक्त को काफी शक्तिशाली बनाए जाने के अलावा उसे जांच का अधिकार देना चाह रहे थे, जबकि विकासशील देशों को यह आशंका थी कि इसी के बहाने पश्चिमी देश अपने मानवाधिकार और लोकतंत्र के विचार तथा संस्कृति उन पर थोपना चाहते हैं। विकासशील देश उच्चायुक्त के कम अधिकारों के पक्षधर थे ताकि उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता आर्थिक विकासों के आंच पर न आए। उच्चायुक्त का पद उप महासचिव के स्तर का रखा गया है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा में है तथा इसकी एक शाखा न्यूयॉर्क में है। मानवाधिकार केंद्र, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट, मानवाधिकार केंद्र का जो उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र के अंगों का मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण के काम में मदद देना, संबंधित अंगों द्वारा अनुरोध करने पर शोध कार्य करना और मानवाधिकारों से संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित एवं प्रसारित करना है। यह केंद्र अनेक मानवाधिकार संगठनों जैसे मानव आयोग, अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव को रोकने और उनसे संरक्षण और संबंधित उप आयोग की मदद करता है। जिनेवा में स्थित इस केंद्र में मानव महासचिव का कार्यकाल और उप महासचिव का कार्यकाल और 5 शाखाओं के अतिरिक्त मानवाधिकारों से संबंधित उच्चायुक्त का कार्यकाल शामिल है। इस केंद्र की संचार शाखा कथित रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में मिली सूचनाओं की जांच करती है। विशेष कार्य पद्धति शाखा इन सूचनाओं के आधार पर जांच दलों जैसे कार्य दल की नियुक्ति करती है और क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं का आयोजन करती है। एक अन्य शाखा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों की मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में निगरानी करती है, जबकि कानूनी और भेदभाव निवारण शाखा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज तैयार करने के साथ अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने का काम करती है। तकनीकी और सलाहकार सेवा शाखा तकनीकी मदद देने के साथ सलाहकारी सेवाओं के प्रशासन का काम देखती है। सन 1994 में अनुरोधों के आधार पर 37 देशों को तकनीकी मदद उपलब्ध भी कराई गई। इस केंद्र के ग्वाटेमाला, कंबोडिया,
बुरांडी, क्रोएशिया, रुवांडा क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और मानव अधिकार के संरक्षण और प्रोत्साहन के संबंध में पूर्व में थोड़ी सी चर्चा हुई, थोड़ी चर्चा और भी करते हैं। मानवाधिकार के संरक्षण और उनको प्रोत्साहन देने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अनवरत बढ़ती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो विश्व पटल पर ऐसी एक महापंचायत है जहां पर जाकर हर देश को ये आशा होती है कि हमें कहीं ना कहीं न्याय प्राप्त होगा, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका मूलभूत कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका वैश्विक रूप में अगर स्थान देखना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र ने देशों द्वारा स्वीकार्य अवधारणाओं के अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने की शुरुआत की है। इस मानक का उल्लंघन करने वाली मानवाधिकार गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित किया है। मानवाधिकारी घोषणाओं, समझौताओं को यह महासभा मंजूरी देती है, जिससे उनका महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अभूतपूर्व ढंग से संहिताबद्ध किया गया है। महिलाओं, बच्चों, कैदियों तथा नजरबंदियों तथा मानसिक रूप से विकलांगों के बारे में मानवाधिकार और नरसंहार, रंग-भेद, उत्पीड़न जैसे उल्लंघन अब अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बड़ी मांग बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि मानवाधिकारों की मात्र सिद्धांत के तौर पे परिभाषा करके इतश्री ना हो जाए, बल्कि उन्हें व्यवहार और आचरण में भी अपनाया जाए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या समझौता 1966 उन आरंभिक समझौतों का ही उदाहरण है जिनमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को देश में अपनी वचनबद्धता के पालन संबंधी गतिविधियों की निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार आयोग के सन्धि संगठनों, विशेष प्रतिवेदकों और कार्यदलों में से प्रत्येक के अंतरराष्ट्रीय मानकों के परिपालन पर नजर रखने का, छानबीन करने की अलग प्रक्रिया, सारे अधिकार प्रमुख रूप से प्रदान किए गए। बचाव के पक्ष में जो विशेष परिचर्चा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब किसी प्रतिवेदक या किसी कार्यदल के अध्यक्ष को इस आशय की सूचना दी जाती है कि मानवाधिकार का कोई गंभीर उल्लंघन होने वाला है, जैसे कि उत्पीड़न या कानूनी अधिकार के बिना किसी को फांसी देना या संबंधित देश को तुरंत संदेश भेजकर कथित शिकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करने की अपील करते हुए कोई खुलासा अनुरोध किया जाता है, तो इस तरह की विशेष अपील पर उत्पीड़न या मनमाने ढंग से क्रियाकलाप करने से रोका जाने की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधित देशों को आदेशित करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों पर एकत्रित आंकड़ों को मानवाधिकार कानूनों के विकास और क्रियान्वयन से अलग नहीं रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों के अध्ययन के आधार पर देशी लोगों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जा सका है। GHCHR संयुक्त राष्ट्र निकाय मानवाधिकार मुद्दों पर मांगी गई रिपोर्ट और अध्ययन तैयार करता है, और यह संकेत देता है कि किसी तरह की नीतियां, प्रणालियां और संस्थाएं और बनाई जाएं जो मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाने। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच है वो अपील के मंच के रूप में भी कार्य करता है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय कोवेनेंट के पहले वैकल्पिक प्रोटोकॉल सभी प्रकार के रंग भेद, नस्ल भेद समाप्त करने की अंतरराष्ट्रीय संधि, उत्पीड़न विरोधी कन्वेंशन और महिलाओं के हर प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की कन्वेंशन के अंतर्गत
लोग उन सरकारों के खिलाफ शिकायत भेज सकते हैं जिन्होंने अपील प्रक्रिया स्वीकार की है, जहां सभी घरेलू उपाय चुके हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के तहत स्वयं आयोग, इसका उप आयोग, उनके कार्यदल, गैर सरकारी संगठनों या व्यक्तियों से हर वर्ष प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई करता है। मानवाधिकार आयोग ने किसी भी खास देश में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर नजर रखने, उनको रिपोर्ट भेजने के लिए तंत्र स्थापित किया है। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील, मानवीय एवं कभी-कभी खतरनाक हो सकने वाले कार्य के लिए गठित तंत्र में विशेष संपर्क अधिकारी या कार्यदल रहते हैं। यह लोग तथ्य जानने के लिए यह आंकड़े एकत्रित करते हैं कि स्थानीय ग्रुपों से संपर्क भी स्थापित करते हैं कि सरकार की अनुमति मिलने पर मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी लेते हैं। मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा बढ़ाने, उनके पालन की व्यवस्था को मजबूत बनाने का उपाय और सुझाव भी देते हैं। महासचिव और मानवाधिकार उच्चायुक्त कैदियों की रिहाई, मृत्युदंड की जगह साधारण कैद की सजा लागू कराने, अन्य मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ मानवाधिकार मुद्दों पर अत्यंत गोपनीय ढंग से बातचीत करते हैं। मानवाधिकार आयोग उल्लंघन के गंभीर रूप धारण करने से रोकने में सहयोग के लिए स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से महासचिव से हस्तक्षेप करने अथवा कोई विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध भी कर सकता है। महासचिव अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल करके शांत कूटनीति के इन तरीकों पर अमल करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपनी चिंता को उचित ठहरा सकते हैं। यह जो पूरी परिचर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में की, वह यह बताने के लिए मैंने की कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कितने सारे अधिकार मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्राप्त हैं कि विश्व के किसी भी देश पर किसी भी प्रकार की व्यक्ति के साथ, संस्था के साथ या समुदाय के साथ अगर किसी भी प्रकार मानवाधिकारी गतिविधियों का, उसके मूल अधिकारों का हनन होता है, देश में उसकी बात अगर नहीं सुनी जाती है, समाज में उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी आवाज को उठा सकता है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की बात अनेक सरकारों की तरफ से उठी है, लेकिन अल्पसंख्यक सरकारें इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की नीति के कारण असफल रही हैं। अब भारत के पटल पर चर्चा की जाए मानवाधिकारों के बिंदु को लेकर, तो हम पाते हैं कि जो सन 2001 की जनगणना थी, उसके अनुसार 348 मिलियन यानी 34.62% लोग उस समय निरक्षर थे, आज से 21 साल पूर्व। वर्तमान समय में जो आंकड़े निकल के आते हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के करीब 25 लाख बच्चों का जो औसत है वो अभी भी निकल के आ रहा है कि उन्हें सुविधापूर्ण अध्ययन कक्ष की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में जो परिचर्चा मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हम लोग भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, उसके आंकड़े हैं। स्वास्थ्य के जो परिप्रेक्ष्य में अगर इसका अध्ययन करें तो हम परिलक्षित होता है आंकड़ों के हिसाब से कि 135 मिलियन लोगों के लिए अभी तक पूर्ण रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से समस्त संसाधनों के साथ सुलभ नहीं है, जबकि 226 मिलियन लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है। ये सारे अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। 15 से 49 वर्ष के बीच की आयु वाली 88% महिलाओं के बारे में जो आंकड़ा निकल के आता है, उनको
सही प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं और रक्त विकारों से पीड़ित हैं। या ह्यूमनिटी नेशनल के आंकड़े बता रहे हैं। जहां तक भोजन और पोषण की बात की जाए तो 62 मिलियन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे अभी भी कुपोषणग्रस्त। जहां तक बच्चों की बात है कि 16 वर्ष से कम आयु के करीब 1/3 बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। ये आंकड़े घटबढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब आंकड़े लिए जाते हैं उसके बाद बहुत सारे आंकड़े बदलते भी रहते हैं। तो ये मोटे मोटे आंकड़े हैं। अनेक संकटग्रस्त उद्योगों की बात करें तो निर्धनता तथा आय के संबंध में स्थिति यह है कि विश्व के 1/3 निर्धन व्यक्ति, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं भारत के लिए, कि वो भारत में ही बताए जाते हैं कि उनका दृष्टिगोचर हो रही है स्थितियां। केरल का एक उदाहरण लिया गया कि केरल में 7 वर्ष की आयु से ऊपर के 90.9% जनसंख्या साक्षर है, जबकि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तुलनीय आंकड़े क्रमशः 47%, 60.4% तथा 56.3% है। भारत के लोगों ने स्वतंत्रता के बाद मानव अधिकारों पर हुए जो प्रहार सहन किए, उनमें से कोई भी इतना विभत्स नहीं है जितना आतंकवादियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हिंसात्मक अपराध परिलक्षित हुए। जम्मू कश्मीर राज्य में अगर आतंकवादी घटनाओं का अवलोकन करें तो पाते हैं कि जब उन्होंने कश्मीर पर अपना अप्रत्यक्ष अधिकार स्थापित किया, तो वहाँ पे जो मूलतः नागरिक कश्मीरी पंडित कहे जाते हैं, उनके मानवाधिकारों का पूर्णतः हनन करते हुए उनको इतना विवश किया कि उस समय करीब 30,000 कश्मीरी पंडित अपने मूल अधिकारों को छोड़ते हुए मानवाधिकारों का हनन उनके हुआ और 30,000 कश्मीरी पंडित तत्काल परिस्थिति में उस समय घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए थे। 13,775 से अधिक सिविलियन, 4,690 सुरक्षा बलों के तो आंकड़े बहुत आगे भी बढ़े हैं, तो इससे ज्यादा भी आंकड़े रहे हैं। तो 9 राज्यों में उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सारी चीजें परिलक्षित हुई, जहां लोगों के अधिकारों का हनन हुआ आतंकवादी गतिविधियों द्वारा। अगर भारत की स्थिति अन्य परिप्रेक्ष्यों में देखें तो जेलों में भीड़ बढ़ गई, विचाराधीन कैदियों, न्याय व्यवस्था में तत्काल न्याय की घटनाएं न मिलने के कारण सुलभ तरीके में जेलों में भीड़ें बढ़ती जा रही, विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मानव गरिमा की अत्यधिक विसंगतिपूर्ण स्थितियां मौजूद हो रही हैं। विभिन्न बंदी गृहों में बंद कैदियों में जो अभी तक आंकड़े निकल के आए हैं कि 1,80,000 विचाराधीन कैदी हैं। इनका प्रतिशत कुल कैदियों का 70% से अधिक है। विचाराधीन कैदियों में अधिक संख्या समाज के गरीब वर्ग के लोगों की है, जो ग्रामीण परिवेशों से जुड़े हुए लोग हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों द्वारा जब जेलों का दौरा किया गया तो उसमें जब पाया गया कि करीब 10,000 से अधिक ऐसे आंकड़े कैदियों के पाए गए जो बिल्कुल निरक्षर थे, जिनको अपने मूल अधिकारों का ज्ञान ही नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 23, 24, 39 दा एवं चा 41, 43 तथा 47 के होते हुए एवं 1948 से लेकर 1986 तक 12 अधिनियम मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अब तक भारतीय परिवेश में पारित किए गए हैं।
लेकिन उसके बाद भी जो बाल श्रम जैसी समस्या है वो भारतीय परिवेश में अभी भी परिलक्षित हो रही है और आज लगभग 2 मिलियन बच्चे तमाम सारे उद्योगों में, खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं। हाथ से मैले की सफाई मानव गरिमा के प्रति घोर आपराधिक तरीका है। स्वाधीनता के इतने वर्ष बाद भी यह स्थिति आज भी भारत में परिलक्षित होती है, जो मानव अधिकार या मूल अधिकारों के हनन की श्रेणी में ही दृष्टिगत हो सकती है। उपयुक्त विवेचना जो की मैंने, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में यह सभी चीजें परिलक्षित हो रही हैं तो मानवाधिकार का संरक्षण नहीं हो रहा है। भारत में मानवाधिकार का संरक्षण भी हो रहा है। भारत के लोगों का अपने नागरिकों तथा राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जब कभी इन अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ की संस्थाएं उनका सहयोग करती हैं। मानवाधिकार की दृष्टि से भारत की स्थिति में योगदान का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि भारत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार के मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रूप से अपना पक्ष रखा है। जब भी विश्व पटल पर आतंकवादी घटनाओं की परिचर्चा होती है, कोई भी महापंचायत होती है, चाहे सार्क देशों का सम्मेलन हो, चाहे G7 का सम्मेलन हो, कोई भी सम्मेलन होता है तो वहाँ भारत बढ़ चढ़कर आतंकवादी घटनाओं में जितने भी निरपराध लोग मारे जाते हैं उनके मूल अधिकारों के बारे में पर्याप्त रूप से परिचर्चा रखता है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। भारत अब तक 16 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में तैयार किया गया है। इनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा है, अंतर्राष्ट्रीय सिविल तथा राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा है, बच्चों के अधिकार विषयक प्रसंविदा है, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार विषयक प्रसंविदा है। भारत के प्रमुख व्यक्ति मानवाधिकार निकायों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उल्लेखनीय कार्य करते रहे हैं। मानवाधिकार समिति में PN भगवती का नाम, जाति भेदभाव समाप्त करने से संबंधित समिति में श्रीमती शांति सादिकली, निरंकुश नजरबंदी कार्यकारी दल में कपिल सिब्बल जी की महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगत होती है। भारतीय संसद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है। जो व्यक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा वही इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कतिपय राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर में राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 में मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी अपराधों के शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानव अधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है। आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर बढ़ता हुआ विश्वास, दुख, कष्टों के निवारण की लालसा, शिकायतों की संख्या से यह परिलक्षित हो जाता है कि स्थापना के पहले 6 महीने में इसने काफी उत्तरोत्तर प्रगति की और लोगों से जो इसकी आशा थी उसको इसने समूल
समाधान करने का प्रयास। मानव अधिकारों पर अध्ययन करें तो मानव अधिकारों की बहुत सारी सार्वभौमिक घोषणाएं जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में हैं, उसमें भी थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने का जब उसे कार्य सौंपा गया, तो लगभग 3 वर्षों के प्रयत्न के बाद मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का जो मसौदा तैयार किया, इस मसौदे की महासभा में कुछ संशोधनों के साथ इसे 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। सारी दुनिया जानती थी कि 30 धाराओं वाली यह घोषणा लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अंतर्गत मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्रवाइयों के फलस्वरूप तैयार की गई। इसकी जो प्रस्तावना तैयार की गई थी, इसमें कहा गया था कि मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया जाएगा। क्योंकि यह घोषणा राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार की गई थी, इसलिए इसका कानूनी रूप से बाध्य करने वाला स्वरूप नहीं था। 30 अनुच्छेद वाला यह घोषणा पत्र इस प्रकार रखा गया। जो पहला अनुच्छेद रखा गया, उसमें ये बात कही गई कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकार और मर्यादा में समान हैं। उनमें विवेक और बुद्धि है, अतः उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व का व्यवहार रखना ही चाहिए। जो अनुच्छेद 2 है, उसमें इस बात का मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में जिक्र किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। इसके अलावा किसी स्थान अथवा देश के साथ जिसका वह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वतंत्र हो, संरक्षित हो अथवा स्वशासनाधिकार से विहीन हो अथवा अन्य प्रकार से अल्प प्रभु हो। अनुच्छेद 3 में जो जिक्र किया गया संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, यह सारे परिप्रेक्ष्य भारत ने इन सारे जितने भी अनुच्छेद थे, इन सारे बिंदुओं को अंगीकार करने का पूर्णतः प्रयास किया है। अनुच्छेद 3 में जो जिक्र है, उसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वाधीनता और सुरक्षा का मूल अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वाधीनता और सुरक्षा का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 4 में जो परिचर्चा की गई, उसमें कहा गया कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। दासता और दास व्यवहार सभी क्षेत्रों में विश्व के सभी देशों में निषिद्ध कर दिया गया। अनुच्छेद 5 में जो जिक्र किया गया, उसमें कहा गया किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानवीय प्रकृति का दंड नहीं दिया जाएगा और ना ही उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 6 में जो व्यवस्था की गई, उसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाएगा। अनुच्छेद 7 में व्यवस्था की गई कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून से सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा के विरुद्ध भेद नीति मूलक आचरण किया जाए या किसी को ऐसे आचरण की प्रेरणा दी जाए, तो उसे उस अवस्था में सब समान रूप से रक्षा के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 8 में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों से
संरक्षण पाने का अधिकार होगा। इसीलिए आप जब भी देखते हैं कि जब भी कोई पटल पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो उसमें जब आम जनमानस की आवाज़ होती है कि इसे तत्काल गोली मार दी जाए या इसे तत्काल फांसी दी जाए, उस स्थिति में जो न्याय व्यवस्था ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो, कितना भी विभत्स अपराधी हो, कितना भी क्रूरतम अपराध उसने किया हो, लेकिन उसको यह अधिकार प्राप्त है कि उसे अपने पक्ष को रखने के लिए न्याय व्यवस्था में पूरा अधिकार दिया गया है कि वह अपने पक्ष, और उसके बाद जो भी निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है वह उस पर लागू होता है। अनुच्छेद 9 में व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति की अविहित गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 10 में व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुलेआम तरीके से चुने जाने का पूर्णतः समान अधिकार है। इसी तरीके प्रमुख कुल मिलाकर 30 अनुच्छेद पूरे के पूरे इसमें दर्शाए गए हैं, जिसमें हम प्रमुख अनुच्छेद की चर्चा करेंगे जो भारतीय परिवेश में परिलक्षित होते हैं। सर, एक मिनट। एक मिनट जरा आप लोग होल्ड करिए। हाँ, अभी हम लोग 5 बज रहा है, 5:15 पे हम लोग हमारा जो वक्तव्य होगा ये मैं इसे समाप्त कर दूंगा। 10 मिनट में हम लोग थोड़ी बहुत परिचर्चा करेंगे, क्योंकि परिचर्चा के लिए भी थोड़ा समय होना चाहिए। उसमें प्रमुख बिंदुओं को मैं थोड़ा और रख देना चाह रहा हूँ। जो अनुच्छेद 26 है, महत्वपूर्ण इसकी परिचर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। इसमें यह संरक्षण किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक व्यवस्था में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। व्यावसायिक शिक्षा की सामान्य उपलब्धि की व्यवस्था की जाएगी और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा संबंधी सभी सुविधाएं समान रूप से दी जाएंगी। इसी के खंड 2 में यह जिक्र है कि शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा बढ़ाना होगा। शिक्षा द्वारा सभी राष्ट्रों और जाति एवं धार्मिक समूहों में सद्भाव, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि की जाएगी। शांति कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को शिक्षा द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। माता पिता को उसी के पॉइंट 3 में अनुच्छेद 26 के जिक्र है कि माता पिता को अपनी संतान की शिक्षा के लिए प्रकार चुनने का अधिकार होगा कि किस माध्यम में वह अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है। अनुच्छेद 27, आप लोग बाकी अनुच्छेदों का अवलोकन कर सकते हैं। मैं प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चा कर रहा हूं, जिसका हम लोगों से साक्षात्कार सामाजिक परिवेश में होता रहता है। जो अनुच्छेद 27 है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने और कलाओं का आनंद लेने और वैधानिक विकास से लाभान्वित होने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति, इसी के अनुच्छेद 2 में जिक्र है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी वैधानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के फलस्वरूप सैनिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।
अनुच्छेद 28 में इस बात का जिक्र है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 29 हमारा यह कहता है कि समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। उसी का पॉइंट 2 में यह बात परिलक्षित होती है कि अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं के भीतर रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं कि दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति तथा जन कल्याण के हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उसी अनुच्छेद 29 का पॉइंट 3 यह कहता है कि उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाए। इसका जो लास्ट अनुच्छेद 30 है उसमें कहा गया है कि इसी घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश का ऐसा अर्थ न लगाया जाए जिससे किसी राज्य को, समूह अथवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जिसका इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी को नष्ट करने का उद्देश्य। इस घोषणा पत्र को मानवता का दमकल कहा गया। चार्ल्स मलिक के अनुसार यह घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का प्रमुख अंग है। श्रीमती रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के लिए मैग्ना कार्टा का नाम दिया। पामर्स एवं पार्किंस ने कहा कि यह घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। अब समापन में मैं कुछ प्रमुख बातें कहना चाहूँगा कि विश्व के कुछ भागों में मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित हैं। अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी भी इसका अर्थ है या नहीं, ये बड़ा रिसर्च का विषय है मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद मानव अधिकारों की उल्लंघन की व्यापक घटनाएं विश्व पटल पर अनेकानेक परिप्रेक्ष्य में परिलक्षित हो रही हैं। मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा के 5 दशक बीत जाने के बावजूद भी विश्व भर की मुख्य खबरों में मानवाधिकार के व्यापक उल्लंघन की घटनाएं निरंतर दिखाई पड़ती हैं और कुछ हद तक मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों, समस्या मूलक क्षेत्रों की निगरानी, खासकर बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार रोकने के प्रयासों को कुल स्थिति में आए सुधारों का श्रेय दिया जाता है। वास्तव में मानवाधिकारी घटनाओं का अगर विश्व पटल पर, भारत के पटल पर अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि मानवाधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के उपाय तो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यक्रम में तत्कालीन महासचिव कोफी आनान ने घोषणा की थी कि मानवाधिकारों का मुद्दा संगठन के विविधतापूर्ण दायित्वों में हमेशा प्रमुख रहेगा तथा इन अधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने की बात सभी नीतियां, कार्यक्रमों में शामिल की जाएंगी। मानवाधिकार तो संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों के अनिवार्य अंग हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त की जोरदार कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र के भागीदारी के बीच सहयोग तथा तालमेल बढ़ाने के लिए किए गए उपाय मानवाधिकार के संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की योग्यता और कुशलता बढ़ाने के ठोस उपाय विश्व पटल पर अनेकानों जगह परिलक्षित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के पटल पर कितना कारगर है, ये बहुत ही बड़ा रिसर्च का बिंदु है। मानव अधिकार के संरक्षण के लिए हमने भारतीय परिवेश पर चर्चा की,
संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारी महापंचायत है वो क्या कर रही है, हमने उस पर परिचर्चा की। अब वर्तमान परिवेश में जो मूल बिंदु यह निकल के आता है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आम जनमानस का क्या दायित्व है, सामाजिक संगठनों का क्या दायित्व है, समाज के प्रमुख व्यक्तियों का क्या दायित्व है। सबसे पहला तो दायित्व है कि सामाजिक संगठनों या आम जनमानस को अपने मूल अधिकारों का ज्ञान हो। जब तक हमें अपने मूल अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तब तक मानव अधिकारों के संरक्षण के बारे में कोई भी परिचर्चा करना व्यर्थ और बेकार होगा। अतः मानव अधिकारों की संरक्षण की बात करनी हो तो हमें सर्वप्रथम अपने मूल अधिकारों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है और इसके लिए लिटरेट होना बहुत आवश्यक है। हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को पढ़ना नितांत आवश्यक है, क्योंकि संविधान केवल एक वर्ग और समाज के अध्ययन का कार्य नहीं है। हर लिटरेट व्यक्ति को कम से कम संविधान के कुछ पक्षों के बारे में अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, जिसमें मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी पढ़ना नितांत आवश्यक है। क्योंकि हम केवल अगर अधिकारों के बारे में जागरूक रहेंगे और कर्तव्यों की परिचर्चा नहीं करेंगे तो मानवाधिकार की परिचर्चा अधूरी रहेगी। इसलिए मूल कर्तव्य, मूल अधिकार दोनों का अध्ययन नितांत आवश्यक है। और मानवीय दृष्टिकोण से कहा जाए कि अगर हम अध्ययन करेंगे तो समाज के उन वर्गों के प्रति जिनको अपने दायित्वों का भान नहीं है, अपने अधिकारों का भान नहीं है, उनको इस संरक्षण का कार्य भी कर सकती हैं। इसलिए मानवाधिकार आयोग हो या जितनी भी संस्थाएं विश्व पटल पर बना दी जाए, उनका होना तभी सार्थक होगा जब आम जनमानस अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें आप लोगों के बीच रख दी है। अब आप लोगों में से दिवाकर जी आप रिकॉर्डिंग रोक दी जाए, हाँ रोक देते हम हैं। लोग पर चर्चा। जी जी जी।